दोस्तों, इस सुहागन की मौत के 38वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कारण समझते ही गजराज ने कहा, अगर मेरी स्कीम ही ऐसी है और वो लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे, इनकी आंखों के सामने दुर्घटना होगी, वो भी उन्हें दुर्घटना ही लगेगी। निक्कू ने कहा कि मैं यहाँ से योजना जाने बिना न लौटूं। तो सुनो। गजराज मेज पर झुककर रहस्यमय अंदाज और धीमे स्वर में बोला, सीमा एक सहेली नीलम। पिछले दिनों वो पागल हो गई थी। आजकल पागल खाने में है और सीमा हर हफ्ते उससे मिलने पागल खाने जाती है। योजना का किसी पागल से क्या मतलब? सुनते रहो। और उसे ड्राइवर पागल खाने लेकर जाता है। मगर कुछ दिनों के बाद रात को घर लौटते समय किसी सुनसान सड़क पर हमारे शोफर की कोई इतनी बुरी तरह से ठुकाई करेगा कि वह कम से कम 1 महीने तक बिस्तर तक ना उठे। ओह! बागेश को बल्लौ के काम समझ में आ गया था। 1 महीने में 4 बार सीमा को पागलखाने लेकर मैं जाऊंगा और इन 4 बार में से किसी भी एक बार गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाएंगे। ओह! ब्रेक फेल होते ही गाड़ी से कूद पड़ूंगा और सीमा अपनी टांगों से लाचार होने की वजह से ऐसा नहीं कर सकेगी। बस, बिल्कुल बस, इसके आगे बचेगा ही क्या? इतनी छोटी सी योजना। हमें योजना की लंबाई चौड़ाई से क्या लेना देना है? इसका काम होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो कुछ हो सुदृढ़ ढंग से हो। और क्या इसकी छोटी सी योजना में तुम्हें कोई गड़बड़ नजर आती है? जब तुम दोनों पागलखाने जाओगे तब किसी न किसी रूप में रो के जासूस भी तुम्हारे इर्द गिर्द कहीं मौजूद होंगे। जरूर होंगे। मगर मेरी सेहत पर भला क्या फर्क पड़ेगा? उनके देखते ही देखते ब्रेक फेल होंगे, गाड़ी सड़क पर लहराएगी और मैं कूद जाऊंगा। सीमा उनकी नजर में इसलिए नहीं कूद पाएगी क्योंकि उसकी टांगे खराब है। ब्रेक फेल कैसे होंगे? मैं करूंगा। 24 घंटे तुम्हारे चारों तरफ रो के जासूस तैनात है। फिर क्या उनकी नजर से बचकर तुम गाड़ी के ब्रेक फेल कर सकोगी? बिल्कुल नहीं। फिर कोई ऐसी ट्रिक निकालनी होगी कि मुझे ब्रेक फेल करता देखकर भी वो कुछ ना कर सके, न ही ऐसा करने से मुझे रोक सके। बागेश ने हैरत में पूछा, ऐसा भला क्या हो सकता है? सब कुछ होने की ट्रिक निकल आती है। तुम व्यर्थ ही इसके बारे में सोचकर अपने दिमाग में परेशान मत करो। इस मामले में निक्कू मेरी थोड़ी मदद कर सकता है। सारी योजनाएं बताने के बाद उससे कहना कि राज ने कोई ऐसी ट्रिक पुछवाई है कि जिसे रोक के जासूस ब्रेक फेल करता रोक भी ना सके, और वो ऐसी कोई ट्रिक जरूर निकाल देगा। तुम यही होने वाली हमारी अगली मुलाकात पर मुझे बता दोगे। बागेश समझ नहीं सका कि राज क्या बकवास कर रहा है, जबकि गजराज उसी फलों में कहता चला गया, यह बात उसे अच्छी तरह समझा देना कि मेरे लिए ब्रेक फेल करना नितांत असंभव है। मुझे ब्रेक फेल करते वे निश्चय ही देख रहे होंगे। बस ट्रिक ऐसे निकालने की मुझे देखते रहें मगर रोके नहीं। मैं ऐसा कह दूंगा, बाकी तुम जानो और रिको। मगर मगर क्या? हालांकि मुझे 1% भी उम्मीद नहीं कि जैसे ट्रिक तुम कह रहे हो वैसी तुम या निको में से कोई निकाल सके। फिर भी 1 मिनट के लिए मान लेता हूं। परंतु क्या जरूरी है कि एक्सीडेंट के बाद सीमा मर ही जाएगी? संभव है कि पहलगाम की तरह इस बार भी वह सिर्फ घायल होकर रह जाए। इस बार ऐसा नहीं होगा। गजराज दृढ़ और कठोर स्वर में गुर्राया था। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में होगा। मैं उससे कूदूंगा ही तब जबकि वह सामने किसी वस्तु से टकराकर चोर चोर होने की स्थिति में हो। ब्रेक फेल करने से बचने का एक आइडिया मेरे जहन में आया है। क्या? वास्तव में ब्रेक फेल करने की जरूरत ही क्या है? ड्राइव करते वक्त अपनी बीवी से झूठ मूठ ही कह सकते हो कि ब्रेक फेल हो गई और तुम गाड़ी से कूद जाना, बस। और जब वे पुलिस या रोक या जासूस दुर्घटनाग्रस्त कार का निरीक्षण करेंगे तो उन्हें ब्रेक सही सलामत मिलेंगी। तब पूछे जाएगा कि गाड़ी को अच्छे भले ड्राइव करते अचानक ही क्यों को पड़ा, तो मैं क्या जवाब दूंगा? बागेश की बोलती पर ढक्कन लग गया। गजराज ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हारा दिमाग ज्यादा कष्ट सहने के लायक नहीं है। और थे उसे रिलीव कर दो और फूटो यहाँ से। जो कुछ मैंने कहा है निक्कू से जाकर कह दो। मुझे उम्मीद है कि वो कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल लेगा। ठीक है, कहकर वो उठ खड़ा हुआ। तुम्हें जब भी मुझसे मिलना हो इसी समय इसी तरह ही यहाँ आ सकते हो। मगर बहुत ज्यादा चक्कर लगाने की बेवकूफ़ी मत करना। यहाँ से निकलने के बाद होशियार रहना, कोई तुम्हें वॉच न कर रहा हो। अगर ऐसा हो तो बाकी साथियों से मुलाकात करने में किसी किस्म की जल्दबाजी न दिखाना। उपरोक्त मुलाकात के 5 दिन बाद उसे कैबिन में गजराज और बागेश की एक और मुलाकात हुई। बागेश ने उसे न सिर्फ बताया कि विचार विमर्श के बाद सभी लोग उसकी स्कीम पर सहमत हो गए,
बल्कि निक को दोबारा बताई गई वो ट्रिक भी बताई जो गजराज ने पूछी थी। गजराज को ट्रिक एकदम जम गई, अतः योजना को आगे बढ़ाने का कार्य अंतिम के लिए करने के लिए जरूरी तैयार हो गई। और उसी योजना के मुताबिक अगली रात के करीब 11 बजे जब सीमा का शोफर पैदल ही अपने घर की तरफ बढ़ रहा था तो एक सुनसान सड़क पर नुक्कड़ पर उसे 3 व्यक्ति मिले। ये बल्लो, टेटू और बागेश थे। फिर बेवजह ही उस बेचारे की धुनाई शुरू हो गई और अपनी इस पिटाई के कारण वो गरीब भला क्या समझ सकता था। बल्लो के साथ निकलसन ने टेटू और बागेश को इसलिए भेजा कि जोश में कहीं बल्लो शोफर का कल्याण ही न कर दे। काम सिर्फ उसके एक अड्डी टूटने का तक सीमित था। अगले दिन सुबह के 9 बजे सीमा, गजराज और बलवंत डाइनिंग टेबल पर मिले और नाश्ता शुरू हुई। सीमा ने कहा, क्या बात है, आज अभी तक दौलत राम नहीं आया? आएगा भी नहीं, बलवंत ने पूरी गंभीरता के साथ कहा। क्या मतलब? सीमा चौंकी, क्यों नहीं आएगा? किसी ने उसे आने लायक छोड़ा नहीं। किसने? आप क्या कह रहे हैं अंकल? बलवंत बोला, आपके साथ एक रहस्यमय वारदात हो गई है। कैसे रहस्यमय वारदात अंकल? आप जो कहना चाहते हैं साफ साफ क्यों नहीं कहते? कल रात जब वहां से लौट रहा था तो एक सुनसान सड़क पर किन्हीं 3 गुंडों ने उसे इतनी बेरहमी से मारा, खून से लथपथ होकर बेचारा वहीं बेहोश हो गया। बाद में गश्ती पुलिस ने उसे इरविन में पहुंचा दिया। होश में आने पर पुलिस ने उसके घर का पता पूछा, तब कहीं उसकी बीवी अस्पताल पहुंची। यह सूचना इरविन के एक डॉक्टर ने सुबह 8 बजे फोन पर मुझे दी है। ओह, सीमा के मुंह से निकला और दौलत राम के लिए उसके चेहरे पर वेदना के चिन्ह उभर आए। कुछ ऐसे ही भाव गजराज ने अपने चेहरे पर भी पैदा किए, परंतु ये सोचते हुए कि योजना पर काम शुरू हो गया है। सीमा बोली, बेचारे दौलत राम की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? यही तो मैं सोच रहा हूं। इस टॉपिक पर अभी तक खामोश बैठे गजराज ने कहा, मगर इसमें रहस्य में क्या है? राजधानी में गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अखबार में ऐसे या इससे मिलती जुलती घटनाएं लगभग रोज ही पढ़ने को मिल जाती है। रात बेचारा दौलतराम उन घटनाओं का शिकार हो गया। इन कमबख्त गुंडों को तो कुछ चाहिए। रहस्यमय है दौलतराम का बयान। गुजरात के मस्तिष्क पर एक झटका सा लगा। बड़ी तेजी से उसके जहन में एक ख्याल टकराया कि कहीं दौलतराम ने उनमें से किसी को वैन लुटेरों के रूप में पहचान तो नहीं लिया। इससे पहले कि वह पूछे, सीमा से ने पूछ लिया, ऐसा क्या बयान दिया है उसने? उसने बताया कि अचानक ही एक मोड़ पर उसे 3 युवक मिले। उनमें से एक ने उसका नाम पूछा। उसने बताया दिया। नाम सुनते ही दूसरा बोला, शक्ल से गरीब और कपड़ों से किसी का शोफर लगता है, उल्लू के पट्टे, नाम बताता है दौलत राम। ये क्या बात हुई? सीमा बोली। बलवंत बताता ही चला गया। दौलत राम का कहना है कि बस इसके बाद तीनों उसे मारने लगे। दौलत राम स्वयं अपनी पिटाई का कारण नहीं जानता है। किसी ने उसकी दुश्मनी भी नहीं थी और वह न तो उन तीनों में से किसी को पहचानता है। तो इनमें रहस्य में क्या है? सीमा, शायद कल ही तुमने उसकी तनख्वाह दी थी। हाँ, वो पूरी तनख्वाह को उसके जेब से ही बरामद है। पीटने वाले ने उसकी जेब से कुछ भी नहीं निकाला। इसी से पुलिस अंदाजा लगा रही है कि दौलत राम की पिटाई करने के पीछे गुंडों का मकसद उसे लूटना नहीं था। ये सोचकर गजराज को अपने ऊपर ही ताव आया कि आखिर अपने साथियों से दौलत राम की जेब भी खाली कर देने के लिए क्यों नहीं कह दिया था। बलवंत कहता ही चला जा रहा था, पुलिस का ख्याल है कि गुंडे किसी बिना वजह नहीं मारते हैं। शिकार को लूटना या रंजिश उनकी वजह होती है, मगर दौलत राम की पिटाई का कारण पुलिस के सामने नहीं है। इसलिए यह वारदात पुलिस को रहस्यमय लग रही है। गजराज ये सोच सोचकर उद्विग्न होने लगा कि हल्के सी चूक के कारण ये छोटी सी और रोज घटने वाली जैसी घटना की रहस्यमय होती जा रही है। योजना के कम से कम इस पक्ष पर उसने बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी थी, जबकि ये अंधा पाजी इसे ही रहस्यमय बनाए दे रहा है। और इससे बड़े खतरे की बात तो ये थी कि डाइनिंग टेबल के करीब ही हाथ बांधे खड़े नौकरों में से एक वो भी था जिसे वो रो से संबंधित समझता था। बलवंत कहता ही चला जा रहा था, पुलिस का ख्याल है कि दौलत राम की पिटाई के पीछे कोई बहुत बड़ा और गुप्त कारण है। दौलत राम की पिटाई के पीछे भला क्या कारण हो सकता है? ये तो पुलिस ही जाने। मुझे तो यह बात फोन पर डॉक्टर ने बताई है। गजराज को लगा कि अंधा झूठ बोल रहा है। ये बात उसे फोन पर नहीं बताई गई, बल्कि खुद इस पाजी के दिमाग की उपज है। पुलिस का नहीं, ये ख्याल उसका अपना है। यही सोचते सोचते गजराज के मस्तिष्क को तिर झटका लगा, क्योंकि बड़ी तेजी से उसके जहन में विचार उभरा कि अगर ये बातें बलवंत ने अपने दिमाग की उपज की है तो ये सोच रहा है ये खुराफाती है। क्या दौलत राम के साथ घटी घटना को सीमा और मुझसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है? क्या ये दौलत राम की पिटाई का संबंध हमसे जोड़ सकता है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, एक
सुहागिन की मौत के 39वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। क्या ये दौलत राम के साथ घटी घटना को सीमा और मुझसे जोड़ने की कोशिश कर रहा है? क्या ये दौलत राम की पिटाई का संबंध हमसे जोड़ सकता है? यही सोचते सोचते गजराज को लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर भी मन ही मन ये जरूर स्वीकार कर रहा था कि योजना का श्री गणेश उतनी सफाई से नहीं हो सका। दौलत राम की पिटाई वाली योजना के इस पॉइंट पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। बल्लो आदि को उसकी पिटाई करने के लिए कुछ ऐसा तो छोड़ना ही था जो प्रत्यक्ष उसकी पिटाई का कारण नजर आता। भले ही वो दौलत राम की जेबें खाली कर देना होता। और खैर, अब यह पहला तीर तो तर्कश से निकल ही चुका था। मगर आने के लिए गजराज सतर्क हो गया। उसने निश्चय कर लिया कि अगर इस अंधे पाजी को धोखा देना है तो आगे का काम निहायत ही स्वाभाविक अंदाज में संपन्न करना होगा, वरना यह अपनी मूर्खताओं से मुझे रो के जाल में फंसा देगा। डाइनिंग टेबल पर लंबी खामोशी छा गई। हालांकि सामने सीमा और बलवंत की तरह गजराज भी नाश्ते में व्यस्त नजर आ रहा था, परंतु भीतर ही भीतर वो उद्विग्न था। उसे महसूस दे रहा था कि नाश्ता करते समझा बलगम के दो धब्बे चोरी चोरी और उसके चेहरे पर उभरने वाले हर भाव को पढ़ रही थी। नाश्ते में मन नहीं लगा उसका। प्रेस के केबिन में गजराज कुर्सी पर अधलेटी अवस्था में पुष्ट ठीक टिकाए आंखें बंद करके निर्जीव सा पड़ा था। टांगे मेज पर फैली हुई थी। उसका मौजूदा शारीरिक अवस्था को देखकर कोई भी इतना ही कह सकता कि वह सुस्त है और ढेर सारे काम से ऊब कर वह आराम कर रहा है। कोई नहीं कह सकता कि इस वक्त वह महत्वपूर्ण काम कर रहा है, अपनी योजना को सुदृढ़ बनाने का काम। अपनी छोटी सी योजना उसे सुदृढ़ लगी थी। बड़ा भरोसा था उसे तभी 24 घंटे अपने चारों तरफ बिखरे रो के जासूसों की मौजूदगी में तक अमल करने में कोई हिचक महसूस नहीं की थी। परंतु डाइनिंग टेबल पर की गई बलवंत की बातों ने एक बार को उसे हिलाकर रख दिया था। जो चाहा था कि इस झमेले से हाथ खींच ले, वरना बचने की लाख चेष्टाओं के बावजूद भी पुलिस के चक्कर में फंस ही जाएगा। मगर हाथ खींच लेना भी उसके अपने हाथ में नहीं था। उसके बाकी साथी थी, वेन थी, दौलत से भरी हुई वेन। सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं व्यर्थ ही ज्यादा जरूरत से सोच रहा हूँ। घबराने जैसी तो कोई बात भी नहीं है। सीमा शनिवार के दिन पागल खाने जाती है। प्रेस का अवकाश भी शनिवार को ही रहता है। ड्राइवर है नहीं। स्वाभाविक है सीमा मुझसे ही पागलखाने चलने के लिए कहेगी। मैं इनकार करूंगा। सीमा के पास कोई विकल्प नहीं होगा और वो जिद करेगी, तब हमेशा की तरह स्वाभाविक रूप से मैं उसकी जिद के आगे झुक जाऊंगा। कार के ब्रेक खराब होंगे और खेल खत्म। सब कुछ कितना आसान था, एकदम इजी। कम से कम शनिवार को सुबह तक गजराज को ऐसा ही लगता रहा। उस दिन के बाद फिर कभी दौलत राम की कोई चर्चा भी नहीं हुई, इसलिए गजराज पूरी तरह से तनाव मुक्त हो गया था। मगर शनिवार की सुबह जब सोकर उठते ही सीमा ने पूछा, आज तो आपकी छुट्टी होगी? तब हाँ कहते हुए उसका दिल बड़ी तेजी से धड़का था। आज मुझे नीलम से मिलने जाना है और दौलत राम छुट्टी पर है, अतः आप मुझे ही लेकर वहां जाना होगा। आज तो मुझे काम है सीमा। ऐसा क्या काम है? सीमा ठिनकी। गजराज ने जानबूझकर एक कमजोर सा बहाना बनाया। दोस्तों के साथ प्रोग्राम बना रखा है। क्या दोस्त मुझसे ज्यादा है राज? नहीं, मगर तुम समझने की कोशिश करो, मैं उनसे वादा कर चुका हूं। परंतु गजराज जानता था कि उसकी एक नहीं चलने वाली है और न ही वह चलाना चाहता था। अतः उसे अंत में हाथ यार डालने के देने के अंदाज में स्वीकृति दे दी। हाँ, चोर दृष्टि से उसने ये जरूर देख लिया कि रो से संबंधित नौकर ने उनकी वार्ता सुन ली है। यानी उसने एक ऐसा गवाह पैदा कर लिया जो वक्त आने पर यह कह सकता कि साथ चलने की जिद सीमा ने की थी। जब सीमा प्यार भरे स्वर में जिद कर रही थी, जब मन ही मन गजराज ने कहा था, क्यों खुद ही जिद करके अपनी मौत की तरफ बढ़ रही हो बेवकूफ। जो उसे करना था, हालांकि वो सब कुछ अब भी उसे आसान लग रहा था, किंतु समय नजदीक आते आते जाने क्यों उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। एक अनजानी सी दहशत हावी होती जा रही थी उस पर। उस वक्त 10 बजे थे। सीमा अपने कमरे में तैयार हो रही थी और वह तैयार होने के बाद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने टाई के नोट को दुरुस्त कर रहा था कि शीशे में बलवंत का अक्ष नजर आया और उस अक्ष को देखकर गजराज सकपका गया। उसने अच्छे से ध्यान से देखा। बलवंत दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। उस वक्त उसके चेहरे पर तनाव था, पत्थर के कोयले की तरह सख्त और खुरदुरा। वो शीशे की तरफ से ही देखता हुआ जान पड़ रहा था, किंतु गजराज जानता था कि यह देख नहीं सकता है। अतः अपनी तरफ से उसने कोई बात नहीं की। एकाएक ही बलवंत ने कहा, तो आज सीमा के साथ पागलखाने तुम जा रहे हो? अरे! गजराज ने चौंक कर घूमने की खूबसूरत एक्टिंग की। आप कमरे में कब आए अंकल? बैठिए। वो दरवाजा पार करता हुआ बोला, मेरी आंख नहीं है इसलिए देख नहीं सकता।
मगर तुम तो आंखों की मौजूदगी में भी अंधे बन गए हो बेटे। सॉरी अंकल, मैं टाई के नोट दुरुस्त कर रहा था, पीठ से दरवाजे की तरफ थी। तब तो तुम्हें शीशे में मेरा अक्स देख लेना चाहिए था। सीमा बताती है कि ड्रेसिंग टेबल ठीक दरवाजे के सामने रखी गई है। गजराज के शरीर में से सनसनी दौड़ गई। एक बार फिर उसे लगा कि भगवान को धोखा दिया जा सकता है, मगर इस पाजी को नहीं। परंतु अपने सवर को पूरी तरह सामान्य बनाते हुए उसने कहा, सॉरी अंकल, उस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया था। खैर, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो निरंतर उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। जी हाँ, आज हम दोनों जा रहे हैं। तो क्या दौलत राम के साथ इसलिए मारपीट की गई थी? क्या मतलब? गुजराज हकलाकर रह गया, रोंगटे खड़े हो गए थे उसके। मुझे ऐसा ही लग रहा है, कहता हुआ बलवंत उसके नजदीक आ गया। बोला, हो सकता है कि दौलत राम आज ही के लिए पिटा हो। आपका दिमाग तो ठीक है। गजराज पसीने पसीने हो गया था। मेरा दिमाग तो ठीक है बेटे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में अगर कोई खराबी आ गई है तो उसे अभी भी ठीक कर लेना। आप कहना क्या चाहते हैं? अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में तुम बच गए। कहने के साथ ही बलवंत ने अपने दोनों भारी हाथों से टटोलकर उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे झंझोड़ता हुआ दांत भींचकर गुर्राया। तो इस कोठे में दाखिल होते ही मेरी रिवॉल्वर की गोली तेरी खोपड़ी के परखच्चे उड़ा देगी। गजराज के होश उड़ गए। क्या यह अंधा सचमुच त्रिकालदर्शी है? संभल कर बोला, भला एक्सीडेंट क्यों होगा? होगा नहीं, किया जाएगा। कौन करेगा? तुम, और एक्सीडेंट करने से पहले ही तुम गाड़ी से कूद पड़ोगे। सीमा की टांगे नहीं है, वो नहीं कूद सकेगी और तुम्हारा रास्ता साफ। अंकल, गजराज दहल उठा। चीखो मत। गिरेबान पकड़े हुआ उसी के दांत पीसता हुआ गुर्राया, चीख कर यहाँ सीमा को बुलाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो उसके सामने कहने से भी कतराऊंगा नहीं। हालांकि गजराज का हौसला पस्त हुआ जा रहा था, परंतु फिर भी उसे बरकरार रखने की जी तोड़ कोशिश करता हुआ वो चीखा, क्या आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ ये कि सीमा की हत्या करने की कोशिश से दूर रहना। दिमाग खराब हो गया है आपका? इससे पहले कि बलवंत कुछ कहे, क्या हुआ चीखती हुई सीमा हड़बड़ाई सी व्हीलचेयर को धकेलती हुई वहीं पर कमरे में दाखिल हो गई। उसे देखते ही गजराज ने एक झटके से अपना गरीबैन बलवंत के मजबूत हाथों से छुड़ाया और बिफर कर बोलता, सुन लो अपने अंकल की बकवास। यह आदमी पागल हो गया है। क्या हुआ अंकल? क्या बात हुई? बलवंत के रहस्यमय ढंग से मुस्कुराता रहा। बोला, कुछ नहीं। जबकि गजराज ने क्रोध से उफनते हुए जबरदस्त अभिनय किया। यह पागल आदमी कह रहा है कि मैं मारने के लिए पागल खाने लेकर जा रहा हूं तुम्हें। आज एक दिन के लिए मैंने दौलतराम की पिटाई की। आज एक एक्सीडेंट होगा और जिसमें तुम मर जाओगी और मैं जीवित बच जाऊंगा। अंकल, अंकल की ज्यादती के कारण सीमा चीख पड़ी। रात से ऐसी बातें करने में आपको शर्म नहीं आनी? मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूं कि इस पागल को बताओ कि तुम्हें नीलम के पास ले जाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मेरा प्रोग्राम तो अपने दोस्तों के साथ था, तुम्ही ने जिद की। सीमा भी बिफरे अंदाज में चीखी, आज आपको इस बात का जवाब देना ही होगा अंकल। आखिर क्यों आप हर समय राज के पीछे पड़े रहते हैं? राज ने क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों हमेशा कहते रहते हो कि राज मुझे मार डालना चाहता है? गंदे और घिनौने लोगों के विचार हो भी कैसे सकते हैं? सीमा, गुजराज कहता ही चला गया, तुम्हारे अंकल ने कभी शादी नहीं की, कभी किसी से प्यार नहीं किया, फिर पति के प्यार को भला क्या समझेंगे? इनके सीने में दिल नहीं है, पत्थर है, पत्थर। बीवी को भी ये सरहद के उस पार खड़ा दुश्मन समझते हैं, वो जिसे जंग छिड़ते ही उन्हें मार देने का हुक्म होता है। और समस्त आशाओं के विपरीत बलों ठहाका लगाकर हंस पड़ा। इस बार उसने हंसना शुरू किया तो फिर हंसता ही चला गया। कमरे की छत की तरफ चेहरा उठाए वो हंसे ही चला जा रहा था कि गजराज ने और सीमा उसे देखते रह गई। बलवंत ठाकुर जी भरकर ठहाके लगाते हुए बोला, तुम तो मेरे मजाक का बुरा मान गए राजा बेटा। मजाक? सीमा चीख पड़ी, आप मजाक कर रहे थे? बकते हैं ये, मजाक नहीं कर रहे थे, बिल्कुल सीरियस थे ये। तो क्या तुम सच में वास्तव में सीमा की हत्या करने वाले हो? आप गजराज कसमसा कर रह गया, कुछ बोलते ही नहीं बन पड़ा उस पर। मुंह से भरे अल्फाज निकले, उफ सीमा, अब इस पागल अंकल के रहने के लिए यह कोठी उपयुक्त जगह नहीं है। इन्हें भी वहीं भेजना पड़ेगा जहां नीलम है, वरना वरना ये मुझे और तुम्हें इस कोठे में रहने देने वाले इस शख्स को पागल कर देंगे। ये भी कोई मजाक की बात थी अंकल? सीमा बलवंत पर गुर्राई। सीमा बेटी, और मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ राज बेटे, तुम समझ नहीं सकी, दरअसल हम वाकई मजाक कर रहे थे।
कहने के बाद बलवंत वहां रुका नहीं, बल्कि धीरे धीरे से चलता हुआ उनके कमरे से बाहर आ गया। क्या बलवंत को विश्वास हो गया था कि वो उसकी हत्या नहीं करेगा, या फिर वो बात को टालने की कोशिश कर रहा था? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, इस सुहागिन की मौत के 40वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सॉरी बेटा, और मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ राज बेटी, तुम समझ नहीं सके, दरअसल हम वाकई मजाक कर रहे थे। कहने के बाद बलवंत रुका नहीं, बल्कि धीरे धीरे चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जबकि गजराज ने कहा, नहीं सीमा, नहीं सॉरी, अब मैं तुम्हें लेकर नीलम के पास नहीं जा सकूंगा। ऐसा मत कहो राज। क्यों ना कहूं? भगवान न करे कि रास्ते में सचमुच हमारा एक्सीडेंट हो जाए और तो तुम्हारा ये अंकल मेरा जीना दूभर कर देगा। इसके बयान पर पुलिस भी यही सोचने लगे कि मैंने सचमुच ही जानबूझकर तुम्हें मारा है। यह आदमी तो फांसी पर लटवा देगा मुझे। कैसी बात कर रहे हो राज? एक्सीडेंट भला होगा भी क्यों? खुदा न खास्ता अगर हो गया तब भी कुछ नहीं होगा। तुम तो जानते हो कि अंकल थोड़े सनकी मिजाज हैं और पुलिस मात्र किसी सनकी के बयान पर किसी को हत्यारा नहीं मान सकती। अंकल की हरकतों से कोई भी शीघ्र ही जान सकता है कि वे क्रैक हैं। फिर उन्हें तुमने इस कोठी में रखा ही क्यों है? पागल खाने क्यों नहीं भिजवाती? प्लीज राज, ऐसी बात मत करो। वो सिर्फ क्रैक है, पागल नहीं। और पागल खाने में सिर्फ पागल रहते हैं, क्रैक नहीं। और कि कुछ भी सही है, वे हमारे अंकल ही है। अंकल होगा तुम्हारा, मेरा तो वो दुश्मन है, गजराज झुलाकर कह उठा। लेकिन इसके बाद सीमा के बार बार कहने पर गजराज ने जाने के लिए हामी भर दी थी। अब गजराज कार ड्राइव कर रहा था। उसके चेहरे पर अभी तक क्रोध और नाराजगी के भाव थे, परंतु ये भाव केवल सीमा को दिखाने के लिए थे। उस सीमा को दिखाने के लिए जो अगली सीट पर ही उसकी बगल में बैठी थी। सच्चाई ये थी कि उसका दिमाग इस वक्त भी एक बार फिर योजना के हर पहलू को ठोक बजाकर देख रहा था। इसमें शक नहीं कि बलवंत ने उसके दिलो दिमाग को हिलाकर रख दिया था। मन ही मन गजराज को मानना पड़ा कि वह अंधा पाजी अपने अनुमानों से ही उसकी लगभग पूरी योजना को समझ गया था। एक्सीडेंट के बाद वो वाकई बखेड़ा खड़ा कर सकता है, और इसलिए गजराज फैसला करने की कोशिश कर रहा था कि योजना को अंजाम दे या नहीं। गजराज को सीमा की बात भी ठीक लगी। किसी सनकी के कहने मात्र से पुलिस किसी को हत्यारा मानने वाली नहीं थी। पुलिस को चाहिए सबूत, और कोई सबूत वो छोड़ने वाला नहीं था। सबूत के नाम पर बलवंत की ठन गोपाल ही था। जाहिर है कि सीमा की इस तरह पुलिस भी भविष्य में बलवंत की बकवास पर कोई ध्यान नहीं देने वाला था। बलवंत अपने मन में उसे हत्यारा समझे, करे क्या फर्क पड़ने वाला था। अपने सोचों में खोया हुआ गजराज बड़बड़ा उठा, बाद में साले को पागल करार देकर पागल खाने में डाल दूंगा। क्या बड़बड़ा रहे हो गजराज? सीमा ने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं, कुछ तो किसे पागल खाने में डाल दोगे? सीमा ने कहा। गजराज एकदम सन पड़ गया। ये सोचकर उसके होश उड़ गए कि उसके बड़बड़ाहट के चंद शब्द सीमा ने सुन लिए। शीघ्र ही संभल कर बोला, तुम्हारे अंकल को और किसे? लगता है तुम भी अब अंकल से नाराज हो। नहीं तो क्या खुश हूं, नाचूं? गजराज ने अजीब चिड़चिड़े अंदाज में कहा। मैं तो पागल हो गया हूं सीमा, कभी कभी मन करता है कि आत्महत्या कर लूं। राज, तड़प कर सीमा की चीख पड़ी, ये भी कोई जिंदगी? अगर मुझे पहले मालूम होता कि सीमा की तुम्हारा अंकल ऐसा है, भले ही विरह में तड़प तड़प कर मर जाता, मगर शादी नहीं करता। प्लीज ऐसा मत कहो राज, सीमा ने कहा। तो फिर क्या कहूं? तुम अपने अंकल से क्यों नहीं कहती कि वो अपने दिमाग में भरी गंदगी साफ करे, समझने की कोशिश करे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारी दौलत से नहीं। तुम नहीं समझ सकते राज, मैं उन्हें कितना समझाती हूँ, तब भी नहीं मानते। उस वक्त नहीं मान जाते हैं, बाद में फिर वही के वही। तब तो इस आदमी को सिर्फ पागल खाने वाले ही सहन कर सकते हैं सीमा। कम से कम मेरी सहन शक्ति से यह सब कुछ बाहर होता जा रहा है। आज नहीं तो कल तुम्हें यह फैसला करना ही होगा कि उस कोठे में अपने अंकल को रखोगी या मुझे। ओह राज, प्लीज अब थूक भी दो ये गुस्सा। दिमाग से कमजोर एक आदमी की बात पर आखिर तुम इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? इस तरह सीमा प्यार से उसे जाने क्या क्या समझाने लगी थी। वो बोले जा रही थी, जबकि गजराज का तनिक सा भी ध्यान उसके शब्दों पर तरफ नहीं था। उसका संपूर्ण ध्यान बैक मिरर में चमक रही सलेटी रंग की फिएट पर केंद्रित था। ये कार कोठी से ही उसके पीछे थी। कार में उन्हीं बहुत से चेहरों पर तीन चेहरे थे, और उसके करीब एक महीने से कहीं ना कहीं अपने इर्द गिर्द नजर आ ही जाते थे। जानता था कि ये रोके जासूस हैं, और अब इनकी मौजूदगी में उसे अपनी योजना का अगला कदम उठाना था। दिमाग में इसी वक्त यही द्वंद चल रहा था कि कदम उठाए या नहीं।
योजना पर काम तो करना ही था, अतः दिमाग ने कदम उठाने का फैसला दिया और इस कदम उठाने की भूमिका तैयार करते हुए उसने झुंझलाकर पैरों से ब्रेक पैडल को ठोका और बोला, जाने ये कमबख्त दौलतराम इस गाड़ी को कैसे चलाता है। क्यों, क्या हुआ? ब्रेक लूज पड़े हैं। ओह, इन्हें जरा कस लेता हूं। बड़बड़ाने के साथ ही उसने गाड़ी के बाईं तरफ फुटपाथ पर ली और स्पीड कम करता हुआ बोला, अगर एक्सीडेंट हो गया तो तुम्हारा वो पाजी अंकल मेरी खोपड़ी के चीथड़े उड़ा देगा। ओफ राज, अब भूल भी जाओ उन बातों को। गजराज ने कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी फुटपाथ पर रोक दी और यह कहता हुआ दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, तुम बैठे रहो, मैं जरा ब्रेक कसता हूं। सलेटी रंग की फिएट से आगे निकल गई और गजराज ने उस पर ध्यान तक नहीं दिया। वो डिग्गी की तरफ बढ़ रहा था। गाड़ी उसने वहां क्यों रोक ली? सलेटी रंग में मौजूद एक गोरे चिट्टे खूबसूरत तंदुरुस्त लंबे और कद्दावर युवक ने कहा। थोड़े नाटे कद के युवक बोला, भगवान ही जाने, अगले मोड़ पर गाड़ी रोक लेना। कद्दावर युवक ने फिएट ड्राइव करते हुए पतले और मरियल से युवक को आदेश दिया। ओके मैक, मरियल युवक ने कहा। तंदुरुस्त और लंबे युवक का नाम मैक था। इस छोटे से दल का नेतृत्व करता था और यानी वह बाकी दोनों का बॉस भी था। और उनके आदेश पर एक मोड़ पर मुड़ने के बाद फिएट रुक गई। रुकते ही मैक दरवाजा खोलकर सड़क पर आ गया। तुम गाड़ी में ही रहना, उसने मरियल को आदेश दिया। नाटा उसके पीछे सड़क पर आ गया था। फुर्ते के साथ लपकते उस स्थान पर पहुंचे जहां गजराज और उसकी गाड़ी को आराम से देख सकते थे। गजराज को उन्होंने कुछ औजारों के साथ डिग्गी से गाड़ी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हुए देखा, फिर चित लेटकर गाड़ी के नीचे घूम गए। क्या कर रहा है वो? मैक बड़बड़ाया। दृष्टि से इधर टिकाए नाटा बोला, शायद गाड़ी में कोई खराबी आ गई है। क्या खराबी हो सकती है? अच्छी भली तो चल रही थी। नाटा चुप रह गया। बोलने के लिए कुछ नहीं था उस पर। अजीब असमंजस में फंसे हुए धड़कते दिल से उसी तरफ देख रहे थे और अचानक ही मैक चौंक कर उछल पड़ा। मुंह से निकला, ओह, क्या हुआ? नाटे ने पूछा। कहीं वो गाड़ी के ब्रेक फेल तो नहीं कर रहा? ब्रेक? हाँ, ओह जरूर, वो हरामजादा ब्रेक ही फेल कर रहा है। मगर भला वो ब्रेक फेल क्यों करेगा? अपनी बीवी को मारने के लिए। ओह गुड, अब वो एक्सीडेंट करेगा, लेकिन इस तरह वो स्वयं भी नहीं, वो खुद नहीं मरेगा। गाड़ी को सड़क पर पूरी रफ्तार से दौड़ाकर वो खुद एक्सीडेंट से पहले ही कूद पड़ेगा। मार्वलस है ये स्कीम उसकी। लोग सोचेंगे कि उसकी बीवी की टांगे नहीं थी सो इसलिए नहीं कूद सकी, वो मर जाएगी। उसकी बीवी की हत्या करने के लिए उस हरामजादे ने ही स्कीम बनाई है। ये एक दुर्घटना होगी और भविष्य में वह हत्यारा साबित नहीं हो सकेगा। ओह, क्या वो इतना जालिम है? नाटा बड़बड़ाया। मैं कहता ही चला गया, 3 दिन पहले ही इनके शोफर किसी को मारा था। वह अस्पताल में पड़ा है। पुलिस उसकी पिटाई का कारण तलाश नहीं कर पाई है। तलाश करते भी कैसे? कारण तो ये है सामने, ड्राइविंग का अवसर वो खुद चाहता था। मुझे बात जम नहीं रही मैक। वो निश्चय ही ब्रेक फेल कर रहा है। सारी योजना शीशे की तरफ साफ है। क्या हमें उस पर हाथ डाल देना चाहिए? नाटे ने पूछा। बॉस ने कहा था कि हमें ठीक उसे क्षण उसे गिरफ्तार कर लेना जब वह अपनी बीवी की हत्या करने वाला हो। रंगे हाथों ही पकड़ना है उसे। वो क्षण शायद आ गया है, तो फिर हमें हाथ डाल देना चाहिए। लेकिन बॉस ने यह भी तो कहा था कि इसे ठीक तब गिरफ्तार कर लेना जब वैन रॉबरी से जुड़े इसके बाकी साथी भी सामने हो। अभी तक तो हम इसके किसी साथी को शायद तक भी नहीं देख सके। बॉस ने यह भी तो कहा था कि किसी भी हालात में वो अपने की बीवी की हत्या करने में कामयाब न हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो रो की नाक कट जाएगी। हाँ, हमारी मुख्य ड्यूटी सीमा को न मरने देना ही है। अगर ब्रेक फेल करने के लिए एक बार ड्राइविंग सीट पर ये बैठ गया, उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी, तो हम एडी चोटे का जोर लगाने के बाद भी कम से कम उसकी बीवी को मरने से नहीं बचा सकेंगे मैक। देखो, औजार ले वो गाड़ी के नीचे से निकल आया है। उसकी बीवी को बचाने के लिए हमारे पास ये आखिरी मौका है। जल्दी आओ। कहने के साथ ही मैक लंबे लंबे कदमों के साथ आंधी तूफान की तरह फिएट की तरफ लपका। किसी बेपेंदी के लोटे की तरह लुढ़कता नाटा भी उसके साथ था। एक झटके में कार का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए मैक ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी वापस लो, क्विक। हुआ क्या है? मरियल ने फुर्ते से गाड़ी टर्न करते हुए पूछा। चलते गाड़ी में ही नाटा भी प्रविष्ट हो चुका था। मैक के जवाब देने से पहले फिएट मोड़कर क्रॉस पर आ चुकी। अब गजराज की गाड़ी ही खड़ी नजर आ रही थी। मैक ने जल्दी से बताया, अपने बीवी का मर्डर करने में पूरी तैयारी कर चुका है। कैसी तैयारी? बकवास का जवाब देने का समय नहीं। मैक ने गजराज को डिग्गी बंद करके ड्राइविंग डोर की तरफ बढ़ते ही देखकर तीव्र स्वर में कहा, जल्दी करो, वो अपनी गाड़ी स्टार्ट न कर पाए।
अपनी गाड़ी के ब्रेक फेल कर ली है पाजी ने। फिएट को उसकी गाड़ी के ठीक सामने बल्कि बेहद नजदीक लेकर जाकर रोक दो। और मरियल युवक ने फिएट की रफ्तार आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ा दी। उधर गजराज ने ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद इग्निशन में फंसी चाबी घुमाई ही थी। टायरों में बहुत तीव्र चरमराहटों के साथ फिएट उसकी गाड़ी के सामने आकर रुक गई। फिएट ने रास्ता ब्लॉक कर लिया था। यह देखकर सीमा कह उठी, अरे ये कौन बदतमीज लोग हैं। मगर गजराज के मुंह से बोल नहीं फूटा था। उसका एक हाथ अभी भी चाबी पर ही था और हक्का बक्का सा रोके जासूसों की चुस्ती फुर्ती को देख रहा था। पलक झपकते ही एक लंबा और दूसरा नाटा युवक फिएट से कूदकर उसकी कार की तरफ झपटे। खिड़की के माध्यम से अपना रिवॉल्वर गजराज की कनपटी से सटाते हुए मैक गुर्राया, डोंट मूव मिस्टर यज, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या मामला है, कौन लोग हो तुम? अभी पता लग जाएगा, गाड़ी से बाहर निकलो। सीमा चीख पड़ी, नहीं राज, बाहर मत निकलना, ये गुंडे मालूम पड़ते हैं। अब तक मरियल युवक भी फिएट से निकलकर अपने साथियों की मदद करने के लिए वह उसके नजदीक पहुंच चुका था। आप लोग कौन है, चाहते क्या हैं? गजराज ने सहमे हुए अंदाज में पूछा। बाहर निकलो बेटे, वरना खोपड़े में सुराख कर दूंगा। दांत भींचकर मैक जब कर्कश स्वर में गुर्राया तो विवश गजराज को दरवाजा खोलना ही पड़ा। कोई हरकत मत करना, वरना यहीं तुम्हारी लाश तड़प रही होगी। गजराज के बाहर निकलते ही उन्होंने तीन तरफ से उसे घेर लिया और ये देखकर कार के अंदर बैठी लाचार सीमा चीख पड़ी, प्लीज छोड़ दो इन्हें, आखिर तुम हो कौन और क्या करना चाहते हो इनसे? मैक ने मुस्कुराहट के साथ बहुत ही शांत स्वर में कहा, फिक्र मत कीजिए मैडम, हम आपके मददगार हैं। मददगार? आप हमें अपना अंगरक्षक भी कह सकती हैं, नाटे ने कहा। अंगरक्षक? क्या बक रहे हो तुम लोग? या आपके पतिदेव आपका मर्डर कर देना चाहते हैं? क्या बकते हो? सीमा और राज एक साथ चीख पड़े। ये बात दूसरी थी कि सीमा के चीखने का अंदाज अविश्वसनीय था और गजराज का अंदाज असवर्था विपरीत दहशतनाक। वह पागलों की तरह चीख कर कहता ही चला गया, आप लोग होश में तो हैं? बेहोश तो आप हैं मिस्टर गजराज, मगर अफसोस है कि कुछ देर आपको होश में आना पड़ेगा, क्योंकि अपने बीवी का मर्डर करने के लिए आप पूरी तैयारियां कर चुके हैं। कैसी तैयारियां? गजराज का चेहरा सफेद पड़ गया। अभी अभी आपने इस गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए। ब्रेक? क्या बकवास कर रहे हो? जी हाँ, ब्रेक फेल करने के बाद आप एक गाड़ी स्टार्ट कर चुके थे। हम रास्ता न रोकते तो आप गाड़ी आगे बढ़ा चुके होते, उसे रफ्तार पर लाते, फिर स्वयं कूद जाते। आपकी बीवी टांगों से लाचार है, बेचारी कूद नहीं सकती थी। ये क्या बकवास है? गजराज हलक फाड़कर चिल्ला उठा, सफेद झूठ। इस बकवास को हम साबित कर सकते हैं। औजारों पर आपकी उंगलियों के निशान होंगे, गाड़ी के ब्रेक फेल। औजारों पर मेरी उंगली के निशान जरूर होंगे, क्योंकि गाड़ी के ब्रेक लूज थे, उन्हें मैंने अभी अभी कसा है। कसा नहीं मिस्टर राज, बल्कि खोलकर बेकार कर दिया है। यह झूठ है, सरासर बकवास। हाथ कंगन को आरसी क्या है मिस्टर राज, अभी पता लग जाएगा। सफलतापूर्वक अंदाज में मुस्कुराते हुए मैक ने राज से कहा। फिर मरियल ने बोला, जरा गाड़ी से नीचे घुसकर बताओ कि ब्रेक लूज किए हैं या बिल्कुल खोलकर डाल दिए हैं इस बाजी ने। देखने में वो बहुत दुबला पतला और मरियल सा महसूस था, परंतु बहुत फर्तीला था। मैक आदेश होते हुए नीचे सरप की तरह गाड़ी से रेंग गया। गजराज कह रहा था, तुम लोग जो कोई भी हो, मगर इससे बदतमीज की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। मेरा अपमान किया है तुमने। असली अपमान तो तब होगा बेटे, जब भरी अदालत में तुम पर दफा 307 का मुकदमा चलेगा। कहने के बाद उसने इतनी आवाज में पूछा, क्या रहा रॉबर्ट, तुम्हें सांप क्यों सूंघ गया? ऐसा क्या हो गया था? क्या रॉबर्ट अभी कुछ बता पाएगा या नहीं? क्या ब्रेक सही थे या फिर सच में उसमें फेल कर दिए गए थे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ।